हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है। आई होप कि सब बढ़िया होगा, पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों का अभी ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा था और हम लोगों की 3 लेक्चर्स हो चुके हैं ग्रेविटेशन के, जिसमें मैंने कई सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जी के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, ठीक है। आज हमें पढ़ना है ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, पढ़ना है कि क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक। फिर उसके बाद उसकी इंटेंसिटी देखेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, और फिर उसके बाद हम लोग एस्केप वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत प्रॉपर तरीके से ये क्लास होगी, समझते जाइएगा इसको, ठीक है। चलो, देखो सबसे पहले आपको फोकस करना है इस वर्ड पे, फील्ड पे। किस पे फोकस करना है? फील्ड। फील्ड का मतलब कि कोई जगह होगी, कोई रीजन ऐसा होगा, ठीक है। कोई ऐसा रीजन होगा जिसको हम फील्ड बोल रहे हैं। उस रीजन की खास बात क्या होगी वो देखेंगे, ठीक है। फील्ड का मतलब कोई ऐसा रीजन होगा, क्या होगा? एक कोई ऐसा रीजन होगा हमारा। फील्ड का मतलब कोई रीजन होगा। अब उस रीजन की खास बात क्या होगी, वही खास बात ये बताएगी कि वो फील्ड कैसी है, ग्रेविटेशनल फील्ड है या किसी और तरीके की फील्ड है। समझो मेरी बात को। ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने से पहले आप एक वर्ड को समझो कि फील्ड क्या है। फील्ड का मतलब है कोई रीजन या कोई एक ऐसा एरिया, ठीक, कोई ऐसी जगह, ठीक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फील्ड बोल रहे हैं। अब वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसका मतलब है उस फील्ड में, उस रीजन में या उस एरिया में ग्रेविटी का इफेक्ट देखा जाएगा, ठीक। जैसे कि आप लोग फील्ड और पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं हम लोग, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इनका मतलब क्या होता है, क्या मतलब है फील्ड का, ठीक। मतलब यह है कि फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जगह, एक ऐसा क्षेत्र, है ना, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो वहां ग्रेविटी इफेक्ट दिखाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां इलेक्ट्रिक का कुछ इफेक्ट होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर कुछ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस का इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस का इफेक्ट होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इस पर हम चर्चा करते हैं चार्ज के बारे में। किसके बारे में? कहते हैं कि कोई एक चार्ज है कोई एक चार्ज है जो एक ऐसे फील्ड में रखा गया है जिस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। सर कितना? F इज इक्वल्स टू क्यू। तो इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड है जिस पर एक फोर्स काम करता है, अगर किसी भी चार्ज को मूव कराओ तो ऐसा रीजन जहां पर एक कंपास निडल या मैग्नेटिक निडल अपने ऊपर फोर्स का एक्सपीरियंस करे जिसकी वजह से उसके अंदर डिफ्लेक्शन हो, तो एक ऐसी जगह, वो जगह जो होगी उसको हम बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अरे जैसे समझो, मान लो तुम अपने कमरे में बैठ के फोन चला रहे हो, आप फ्री हो एकदम से, आपके पास कोई प्रेशराइज फील्ड नहीं है आपके कमरे के अंदर, क्योंकि आप मतलब फ्री हो एकदम। लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट आपके घर का है, आपके एल्डर्स ब्रदर आ जाए या आपके फादर आ जाए, आपकी मदर आ जाए, तो आप पर एक प्रेशर, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है आपके, क्योंकि आप हम फोन नहीं चला सकते, राइट। तो क्या हुआ, आप जिस कमरे में बैठे थे उस कमरे में एक ऐसी फील्ड क्रिएट हो गई जिसकी वजह से आप अपने ऊपर एक प्रेशर का एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहे हो, ड्यू टू विच कि आप फोन नहीं चला सकते, ठीक। तो उस फील्ड को कोई भी नाम दे दो, पापा फील्ड दे दो या मदर फील्ड दे दो या भाई फील्ड दे दो, क्योंकि वहां भाई का इफेक्ट है या माता का इफेक्ट है, आपके फादर का इफेक्ट होगा। ठीक इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर फील्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन, एक ऐसी जगह जहां पर कोई बॉडी अगर रखी जाए या उसको उस फील्ड के अंदर लाया जाए, तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो वहां पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर मैग्नेट का कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज हमको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में डिस्कस करना है। कोई बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं है इसके बारे में, मतलब कुछ से डेफिनेशन तो बस ध्यान ही रखनी है, ये सारी चीज आपको समझाने के लिए, ठीक है। कि फील्ड का मतलब होता है कैसी जगह, तो वही हम पढ़ते हैं। जरा डेफिनेशन पे ध्यान दो। डेफिनेशन क्या कह रही है, जूम कर दें इसको थोड़ा, देखो। डेफिनेशन ये कह रही है कि द स्पेस, क्या कह रही है? डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से, क्या कह रही है डेफिनेशन? डेफिनेशन कह रही है द स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी, द स्पेस, द स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी, space around a material body in which its gravitational pull can be experienced
इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब एक ऐसा स्पेस जिसमें कोई भी मटेरियल बॉडी अगर उसके अंदर रखी जा रही है तो ग्रेविटेशनल फुल पुल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उस बॉडी पर एक्सपीरियंस हो रहा है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए इसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं यहां पे कोई मास बॉडी रखी हुई जिसका मास m है, उसने मान लो चलना शुरू किया, उसने क्या किया, उसने मान लो चलना शुरू किया किसी भी डायरेक्शन में, और भाई एक जो फील्ड वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, ये इमेजिनरी होता है। क्या होता है? इमेजिनरी ये कॉन्सेप्ट होता है। आपने कभी ग्रेविटेशनल फील्ड देखी नहीं है, बट आप एक मास को रखकर, एक टेस्ट मास को, एक टेस्ट चार्ज को रखकर आप उस फील्ड के बारे में एक हाइपोथेटिकल सोच अपने अंदर जनरेट करते हो कि हाँ यहां पर कोई एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी जगह है जिसकी वजह से मास या चार्ज या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट मटेरियल बॉडी कुछ इंफ्लुएंस हो रही है उस रीजन में जाने की वजह से। इज दैट क्लियर? इट मींस दैट अगर मैं मान लूं कि कोई m मास का आपका ऑब्जेक्ट है जिसने मूव करना शुरू किया, और आप जानते हो, या मान लो इधर की तरफ चलना शुरू किया, और आप जानते हो हम लोगों ने ग्रेविटी पढ़ी हुई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दो मास बॉडीज के बीच में लगता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के बीच में लगता है। तो अगर ये इस तरफ आ रहा है, अगर ये इस तरफ आ रहा है तो जाहिर सी बात है यहां पर कोई फील्ड होगी। दिमाग चलाओ। अगर ये आ रहा है इधर की तरफ, अभी ये यहां रखा हुआ था, इस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसको हम इस एरिया में लेके आए, मान लो यहां एरिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इसको यहां पर पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या, ये अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब है इसको लाने से पहले ही यहां पर एक फील्ड क्रिएट हो चुकी होगी, और वो आपको दिख नहीं रही। यानी कि कहीं ना कहीं मान लो अगर ये पर्दा मान लो या कोई भी ऐसी चीज मान लो कि इसके आसपास कहीं ना कोई एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी वजह से इसने एक फील्ड क्रिएट की, और इस फील्ड की वजह से ये वाला मास इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। समझ में आया? तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब होता है कि ऐसा एरिया, ये चीज, ये जो आप जो चीज देख रहे हो ना, ये एक ऐसा एरिया है, ये एक ऐसा एरिया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, जो इसके पास लाया जा रहा है, वो अपने ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल पुल का एक्सपीरियंस कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो क्या डेफिनेशन बनी? द स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में सारी चीजें डिस्कस हो चुकी, तो ये इस पीपीटी पे थोड़ा करेक्शन है, वो हुआ नहीं, तो ठीक है, ये इतनी चीज। चलो, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? ठीक है, और क्या उसका एक्सप्रेशन निकल के आता है, फिर इसी के बेसिस पर हम पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, इसी के बेसिस पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसी के बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से चीजों को समझते जाए। अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूं, तो पहले मैं तुमको कुछ चीजें बता दूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। I इज इक्वल्स टू, समझो पहले से आप सीधे फॉर्मूला समझो कि क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बनाएंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम I से डिनोट करते हैं, और I इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन M। क्या होता है? I इज इक्वल्स टू F अपॉन M। इंटेंसिटी का मतलब भाई जब कोई फील्ड बनाई आपने, ठीक है, ये मास इस फील्ड के अंदर आ रहा था, इस फील्ड में आ रहा था, जो ये फील्ड बनाई है किस मास ने, कोई m ऑब्जेक्ट के मास ने बनाई है, और एक छोटे स्मॉल m का ऑब्जेक्ट इसके अंदर हम ला रहे हैं, तो इसकी फील्ड की कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी होगी। तो उस इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं वो जरा ध्यान से देख लो। उस इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए इसमें आपको एक मैं अभी नई चीज बताऊंगा कि क्या है, समझो। यानी कि I इज इक्वल्स टू F अपॉन M। अगर आप यूनिट मास ले रहे हो, क्या ले रहे हो, अगर आप यूनिट मास ले रहे हो, यूनिट मास का मतलब कि आप अगर ये जो M ले रहे हो ना स्मॉल, इसकी वैल्यू अगर हम 1 मान लें, क्या मान लें, अगर इस M की वैल्यू हम 1 मान के चले, तो इंटेंसिटी हमारी किसके बराबर आ रही है, फोर्स के बराबर आ रही है। तो यहां से क्या डेफिनेशन बनेगी, यहां से डेफिनेशन हमारी ये बनने वाली है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास
प्लेस्ड द फोर्स experienced by unit mass placed in a gravitational field is called gravitational field intensity। समझ में आया कि अगर यूनिट मास का कोई ऑब्जेक्ट, ये m की वैल्यू मान लो यूनिट है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसके थ्रू, जब हम इसको किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में रख रहे हैं, तो उस फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, इस मास पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो डिवाइड बाई m, यही हमारी इलेक्ट्रिक वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। I इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, यानी कि अगर m यूनिट है तो I इज इक्वल्स टू एफ। वही चीज हमने यहां पे लिखी हुई है। समझ में आ गया? आज का डिस्कशन बस थोड़ा थ्योरेटिकली है, बहुत ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा डेरिवेशन या कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां से इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी यहां से डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूं तो डेफिनेशन क्या बनेगी, क्या बनेगी डेफिनेशन, कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड intensity is equal to force, is equal to force experienced by unit mass placed in unit mass placed in gravitational field। ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ आया? बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। प्लेस्ड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब अगर कोई भी एक यूनिट मास का ऑब्जेक्ट किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में आप लेके जाते हो तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वही फोर्स होता है उस ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। अगर मास यूनिट है तो, अगर मास यूनिट है तो। समझ में आ गया? मतलब अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाएं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया बच्चा, देखो जरा ध्यान से। I इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, है ना? I इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, और F इज इक्वल्स टू हम फॉर्मूला लिख सकते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम। इसका मतलब सर क्या, ये क्या है, हमने क्या माना कि एक मास ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई एक मास ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ा m मास ऑब्जेक्ट है जिसने अपनी एक फील्ड क्रिएट की होगी, और जब ये इसमें आया तो इसने अट्रैक्ट कर लिया इसको। इमेजिन समझो ध्यान से, यहां पर आपको ये मास दिखाई नहीं दे रहा है और ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो यहां कोई ना कोई तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा जो अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रहा होगा, उसी फील्ड की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना, जी भाई, अगर ये मान लें कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और डिवाइड बाई m, अगर इंटेंसिटी निकालनी तो डिवाइड बाई m करना पड़ेगा। मतलब अगर यहां हम देखें तो I इज इक्वल टू क्या आया निकल के, m से m कैंसल, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना? सर ये तो हमारा, ये तो बड़ी अलग चीज आ गई, इसी को तो हम सर जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को तो सर हम जी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम जी का रिलेशन देखें तो जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं? क्यों? कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलो या आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलो, वो दोनों एक ही चीज है। और मैंने अपने इस पहले लेक्चर, जब साथ फर्स्ट लेक्चर, हाँ जब फर्स्ट लेक्चर हमारा ग्रेविटेशन का आप देखोगे तो मैंने आपको बताया भी था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। और क्यों, इसके मैंने आगे क्यों लिखा था, क्यों वो मैंने कहा था अगले लेक्चर में बताऊंगा, तो वो यहां से आपकी चीज निकल के आ गई। ठीक है,
तो ये आई इज इक्वल्स टू ये जी, ये कब होगा? ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ होगी। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ को हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ को ही हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ, क्योंकि एक्सप्रेशन से आपको नजर आ रहा है। बाकी आपको यहां से इंटेंसिटी के ये दो फॉर्मुलेज आपको याद रखने हैं। समझ में आ गई चीज? क्लियर है बात है? बातों का क्लियर होना जरूरी है। समझ में आया? तो ये हमारी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या हमने आई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम, एम से एम कैंसिल हो गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसी को हम जी बोलेंगे, इसी को जी कब बोलेंगे? जब हम इस मास को हम अर्थ का मास मान के चलेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? अच्छा, अगर यहीं पर हम इसकी यूनिट की बात कर लें सर, अगर इसी की हम यूनिट की बात कर लें थोड़ी देर के बाद, इसकी यूनिट की बात करें अगर, अगर इसकी यूनिट की बात करें, देखो अभी इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, तो अगर यहां से यूनिट निकालो इंटेंसिटी की, तो क्या होगा? न्यूटन पर किलोग्राम। क्या होगा? न्यूटन पर किलोग्राम। और यहां से आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो, और यहीं से आप इसकी क्या निकाल सकते हो? डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आप निकाल सकते हो। ठीक है, सब कुछ आप निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, इसकी डायमेंशन, अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालो तो क्या आएगा? डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या निकल के आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। देखिए आपकी स्लाइड से एमसीक्यू एक दो पक्के हैं। यहां से आप निकालोगे एम एल टी माइनस टू फोर्स का, नीचे एम, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या आएगा? एल टी माइनस टू। और आप ध्यान से देखते भी हो कि एल टी माइनस टू ही हमारा किसका फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन का। किसका? एक्सेलरेशन का। यानी कि सर ये जो बात आपने लिखी है, ये बात जो आप बोल रहे हो कि इंटेंसिटी को ही हम ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन बोलेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, इस इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से वो तुरंत का तुरंत हमको मिल गया किसका? एक्सेलरेशन का। मतलब कहीं ना कहीं जो इंटेंसिटी आ रही है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है ऑफ द अर्थ। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी अर्थ की होगी। अब हम देखेंगे कि अर्थ के सरफेस पे तो ये होगी, अगर अर्थ के ऊपर जाए, अर्थ के नीचे जाए, तो कितनी हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो चलिए, इसकी यूनिट हो गई, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, और डायमेंशनल फार्मूला से एक बात क्लियर हो गई कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसको हमने जब डायमेंशनल फार्मूले से देखा, तो डायमेंशनल फार्मूला निकल के आ रहा है एल टी माइनस टू। और एल टी माइनस टू जो तुम्हारा डायमेंशनल फार्मूला होता है, वो होता है एक्सेलरेशन का। फिर वो चाहे जैसा भी एक्सेलरेशन हो, ग्रेविटेशनल हो, लीनियर हो, जैसा भी हो, रिटार्डेशन हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, चाहे जो भी हो, उसका जो तुम्हारा डायमेंशनल फार्मूला निकल के आएगा वो एल टी माइनस टू निकल के आएगा। इट मींस दैट कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नथिंग बट ये ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा फॉर अर्थ। ठीक है, अब समझो, ये तो हो गया अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ। और ये कहां पर है? ये सर सरफेस के ऊपर है। कहां पे? सरफेस पे है। अगर सरफेस से हम पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो करें, या पार्टिकल ऊपर तुम्हारा हो, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, यहां पर जो तुम्हारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो ये है, मतलब उसका पुल करने का जो इंटेंसिटी है वो यहां पे है। अगर आप अर्थ के ऊपर चले जाओ तो ग्रेविटेशनल पुल इंटेंसिटी क्या होगी वो देखो। तो फॉर्मूला यहीं से कुछ चेंज होगा भाई। रेडियस इसकी आर ई, जो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आर ई डिस्टेंस हमारी अर्थ की रेडियस हो गई। इससे एच हाइट पर मान लो हम चले गए, तो क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा आई इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू जी एम ई मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ इन द सेंस आर ई प्लस एच का होल ऑफ। समझ आ रहा है? तो ये कुछ इस तरीके से आपका इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज, या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, इज इक्वल टू फोर्स
एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। ये जो फोर्स है वो कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? एक यूनिट मास एक्सपीरियंस कर रहा है। कब? व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा जा रहा है यूनिट मास का कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। उसी फोर्स को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसका एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा। इसका एक्सप्रेशन होगा I इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम डिवाइड बाई एफ डिवाइड बाई एम। एफ इन द सेंस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर एंड मास। इसको हमने काटा पीटा तो यहां से हमारी चीज निकल के आ गई इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर विच इज सिमिलर टू द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। राइट तो I is equals to G is equals to G me upon radius of earth का whole of square means that gravitational field intensity of earth surface पे। Now if we consider that the particle is h heights above from the earth surface, then radius will becomes re plus h का whole of square। right चलो समझ में आ गया। तो यहीं तक आपकी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज इसमें और ऐड हो जाती है, इसी के साथ साथ अगर हम लोग इंटेंसिटी पढ़ लेते हैं तो हमको एक और चीज पढ़नी जरूरी रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? वर्क डन है। क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज अ वर्क डन। कैसा वर्क डन? चलो इसको अगर आप शायद अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटोस्टैटिक चैप्टर जो बच्चे 12th में हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी, मान लो एक चार्ज आपका रखा है, मान लो कोई भी पॉजिटिव नेचर का या नेगेटिव नेचर का टेस्ट चार्ज रखा गया है। आप लोग जानते हैं टेस्ट चार्ज की खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। पहले कोई एक चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को लाने से पहले मेरे मन में ये रहा कि मैंने एक कोई चार्ज क्यू है जिसको मैं उठा के ले आया यहां पे, तो इसको मान लो इसको यहां से यहां तक लाने में, इन्फिनिटी से यहां तक लाने में W1 वर्क करना पड़ा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये चार्ज यहां से यहां आ रहा है तब इसके अलावा यहां पर और कोई चार्ज नहीं है। मतलब इसके ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगा इसको कोई अपोज नहीं करेगा। ठीक, इसको कोई अपोज नहीं करेगा। अरे ऐसा समझो जैसे मान लो कि तुम्हारी किसी भी टीम में सिलेक्शन हो रहा है और वहां पर कोच कोई बनने के लिए तैयार नहीं है, तो तुम सबसे पहले पहुंच गए और उनको अटेंडेंस रिक्वायरमेंट करनी थी, तुम मिल गए उनको, तो तुमको सेलेक्ट कर लिया। अब बाकी की जो टीम तुम्हारे पीछे आएगी वो तुम्हें फॉलो करेगी, उन पर तुम्हारा इन्फ्लुएंस होगा। और मान लो 12 खिलाड़ियों में से कोई भी एक पहुंच जाता पहले, उसको कोच बना दिया जाता। ऐसी स्कीम मान लो निकल आई। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि ये वाला चार्ज जब यहां जा रहा है, सबसे पहले ये वाला चार्ज यहां गया, तो यहां पर पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं था, कोई भी चार्ज यहां पर प्रेजेंट नहीं था। इसका मतलब है कि इसका इन्फ्लुएंस, इस पर किसी भी चार्ज का, किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, है ना, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही नहीं रहा। अच्छा, जब ये यहां आ गया तो इसने अपनी फील्ड बना ली, अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट कर लिया जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। यही तो हमने अभी ग्रेविटेशनल फील्ड में देखा। अच्छा सर, पढ़ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रहे, आप बता रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ जाओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिल्कुल सिमिलर है। बस वहां ग्रेविटी वर्ड यूज कर दोगे, यहाँ इलेक्ट्रिक वर्ड यूज करना है। कॉन्सेप्ट सारा सेम है, वहां यहाँ चार्ज ले रहे हैं, वहां ग्रेविटेशनल फील्ड में मास ले लेना। क्लियर है? तो किसी भी, कोई एक चार्ज रखा गया था, कहीं भी रखा है, उसको हम पहले उठा के एक जगह पे रखे, मान लो इन्फिनिटी से उठा के हमने इसको यहां रखा, यहां पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। जब ये आ गया तो इसने अपना एक फील्ड क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेंगे। क्या लेंगे? एक टेस्ट चार्ज लिया और उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के हम उस फील्ड में लाने की कोशिश करेंगे जहां पर प्लस क्यू अपना इन्फ्लुएंस जमाए रखा है, जहां पर प्लस क्यू चार्ज का इन्फ्लुएंस है। तो जाहिर सी बात है जब आप इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के पास लाने की कोशिश करोगे तो दोनों का नेचर सेम है, और यहां पर प्लस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्लस चार्ज से दूर जाती है। तो अगर आप इसको इस फील्ड में लाने की कोशिश करोगे तो आप तो वर्क डन इधर करोगे, आप तो इसको इधर लाने की कोशिश करोगे।
लेकिन ये फील्ड इसको इधर भेजने की कोशिश करेगी। इसका मतलब यह है कि आपको इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क डन, ये जो आप एक्स्ट्रा वर्क डन कर रहे हो इस टेस्ट चार्ज को इस ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने की, वही वर्क डन आपका कहलाता है पोटेंशियल। क्या कहलाता है? वही वर्क डन आपका कहलाता है पोटेंशियल। समझ में आ गया? यानी कि किसी भी एक टेस्ट चार्ज को किसी भी एक ऐसे चार्ज के पास ले जाना जो पहले से ही अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर चुका है, अगर आप उसको उसके पास लेके जाते हो तो वो रिपल्ट करेगा और रिपल्सन की वजह से आपको एक्स्ट्रा वर्क डन या उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन क्या होता है? वही वर्क डन होता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पढ़ रहे हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये कॉन्सेप्ट था तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि ये जो वर्क डन कर रहे हैं किसी भी एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी भी पॉइंट पे ले जाने में जितना काम आपको करना पड़ रहा है, वही हमारा क्या है? वही हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन सर बताइए जरा मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। तो सुनो, माना मैंने कि एक मास है। क्या माना? कि एक मास है, एक मास है जिसको हमें इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट पर रखना है। मान लो यहां इस पॉइंट पर मुझे लेके आना है, ये पॉइंट पी है, यहां पर मुझे लेके आना है, और इस पॉइंट पी पर पहले से ही एक मास एम रखा गया था। इस पॉइंट पी पे इस मास एम की ग्रेविटेशनल फील्ड का इन्फ्लुएंस है। भाई आप इसको इधर लेके आ रहे हो और यहां पहले से ही एक एम मौजूद था जिसकी वजह से इस पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड तो बनेगी बनेगी, बिल्कुल बननी चाहिए। तो जब ये ग्रेविटेशनल फील्ड इधर की तरफ पुल करेगा, अट्रैक्शन होगा ना, तो ये इसको इसके अगेंस्ट एक वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब 100 की सीधी एक बात आपको अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बताना है तो आप ये बताओगे कि किसी भी एक मास को इन्फिनिटी से उठाकर किसी भी पॉइंट पर ले जाने के लिए जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वही हमारा क्या होगा? वही हमारा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ में आ गया? वही हमारा क्या होगा? उसी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो क्या बोलेंगे? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is equal to the work done to bring a unit mass from infinity to at a point। ठीक है? किसी भी मास को, किसी भी इस मास को इस पॉइंट से उठा के हम इस पॉइंट तक लेके गए। कहां तक? इस पॉइंट से उठा के हम इसको इस पॉइंट तक लेके गए। तो इस पॉइंट से हम इसको इस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हमको एक वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन हो हमारा क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। ठीक है? इसका सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाकी इसके बारे में आपको एक्सप्रेशन नहीं याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है? v इज इक्वल टू माइनस का जी एम अपॉन आर। ठीक, ये हमारा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और याद रखिए ये हमेशा ऑलवेज ऑलवेज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्या होता है? हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है? हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारा कैसा क्वांटिटी होती है? वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? उसकी वैल्यू हमेशा आपकी नेगेटिव रहने वाली है। इसकी यूनिट की अगर हम बात कर लें, ठीक है, अगर इसकी हम यूनिट की बात करें, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। कहाँ? अच्छा यहाँ पर लिख लो, वर्क डन। यानी कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में लिखें तो v इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन m। क्या होता है? W अपॉन m। अगर हम यूनिट मास m इज इक्वल्स टू 1 ले लें तो यही हमारा v किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? यही v हमारा W के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सब आपका इसी स्लाइड पे है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसकी ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी एंड वर्क डन को ही हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ में आ गया? कुछ बचा नहीं? इसकी यूनिट बची तो इसकी यूनिट यहां से निकाल लो। इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं जूल पर किलोग्राम, क्योंकि वर्क डन की यूनिट जूल हो गई, मास की यूनिट पर किलोग्राम हो गई। ठीक है? और अगर इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो इसकी यूनिट क्या हो गई? जूल पर किलोग्राम। अगर इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो यानी कि डायरेक्ट क्या आ रहा है?
v इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर आ रहा है, और w यानी कि वर्क डन मतलब mlt-2, mlt-2, ये इसका हो जाएगा डायमेंशनल। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? अब वही चीज है कि अर्थ के सरफेस पे, अर्थ पे क्या रहने वाली है, तो भाई अर्थ पे तो हमारी इतनी होगी, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पे देखें तो v की वैल्यू नेगेटिव तो रहनी ही रहनी है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, g अपॉन मास अपॉन अर्थ अपॉन रेडियस अपॉन अर्थ, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये अर्थ के सरफेस पे हो जाएगा। ठीक, अगर हम देखें अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब कि कुछ इस तरीके का केस, कुछ इस तरीके का केस कि भाई मान लो ये अर्थ है, इससे ये रेडियस है, इससे h हाइट ऊपर आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पॉइंट पर इसकी रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ आ रही, तो इसके लिए हमारी v की वैल्यू क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, मास अर्थ का वही रहने वाला है, बस रेडियस में चेंज आएगा, माइनस लगेगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में आएगा, आपकी रेडियस में बदलाव हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? इतनी चीज क्लियर है तुम्हारी? ठीक है, ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है, जो तीन चीजें याद रखनी। अच्छा, इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे v इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला माइनस का g मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अगर इसको इक्वेशन मान लो, याद रखना, मैं जिन जिनको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ उनको ध्यान में रखो, पहली बात तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, ये याद रखो, उसके बाद यहाँ से ये अर्थ के सरफेस के अबव वाला याद रखो, ये याद रखो। ठीक है, उसके बाद अभी जो कर रहा हूँ वो याद रखो। इसका एक और एक्सप्रेशन होता है निकालने का, क्या, देखो जरा, हम लोग जानते हैं कि g इज इक्वल्स टू क्या होता है, g इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, यानी कि अगर हम जी एम ई की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकाले तो क्या आएगा, इंप्लॉइज दैट जी एम ई इज इक्वल्स टू जी आर ई का स्क्वायर आता है। ये वैल्यू उठा के आप ऊपर वाले में पुट कर दो तो हमको v, हमें यहाँ से v क्या मिलेगा, जी एम ई की जगह पर जी आर ई स्क्वायर, यानी कि जी आर ई स्क्वायर माइनस का डिवाइड बाई आर ई से एक पावर कट गया, यानी कि इंप्लॉय दैट v इज इक्वल्स टू माइनस का जी आर ई। ठीक, एक चीज याद रखना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे जब escape वेलोसिटी पढ़ोगे तो उसका भी फॉर्मूला होता है v अंडर रूट जी आर। ये मत कंफ्यूज होना कि सर जी आर यहाँ भी है, जी आर यहाँ तो पोटेंशियल है, नहीं, ये वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी, ये पोटेंशियल v है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कभी कभी। समझ में आ गया? अच्छा, तो ये तीन चार फॉर्मूले आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब यही वैल्यू उठा के जीएमई की यहाँ भी रख सकते हो, ये भी अगर इसको तुम थोड़ा मॉडिफाई करो तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारा, यही फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा माइनस का जी आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई प्लस एच। मतलब बहुत बना सकते हो फॉर्मूले, फिर तो फॉर्मूले बनाने का क्या है, वैल्यूज फटाफट अटकते चले जाओ, फॉर्मूलेज तुम्हारे निकलते चले जाएंगे। और ये है ना कि कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट। क्लियर? ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। ये जितने फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ उनको एक स्लाइड पे करके आप लोग आराम से इसको लिख लो। ठीक है, ये हमने सारा आपको बता दी कि क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस कर ली कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसके बाद हम लोगों ने ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, उसका पूरा प्रॉपर कि कितने तरीके से बॉडी स्केप करती है। ऐसे नहीं कि अपने बॉडी को फेंका बॉडी स्केप कर गई, नहीं, वो कुछ पाथ को फॉलो करेगी, कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगी, उसके बाद जाके वो अर्थ के सरफेस को स्केप करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।